जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIC 101 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज नहीं किया है, जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये 20 से 25 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इतने में आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आपको परचेस करना है, सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। मान लीजिए आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 9580023321 इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। आपकी जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली सर्च करना है BHIC 101। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में गेस्ट पेपर आ जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की राज व्यवस्था व समाज का विश्लेषण कीजिए। यानी उत्तर वैदिक काल में राज व्यवस्था कैसी थी और उसका समाज कैसा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। आरंभिक वैदिक काल की तुलना में इस समय राज्य व्यवस्था अधिक संगठित हुई और समाज की संरचना भी अधिक जटिल हो गई थी। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर वैदिक काल की राज व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में राजा यानी कि राजन की शक्ति पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई थी। राजा को अब केवल जनजातीय मुखिया नहीं माना जाता था कि वह एक संगठित राज्य का प्रमुख बन गया था। राज्य की सीमा निश्चित होने लगी और वंशानुगत राजतंत्र की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। राजा अपनी सत्ता को धार्मिक आधार प्रदान करने के लिए राजस्व, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञ कराता था। इससे उसकी प्रतिष्ठा और वैधता बढ़ती थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री, पुरोहित, सेनापति और अनधिकारी होते थे। पुरोहितों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से राजा को दैवी समर्थन दिलाते थे। सभा और समिति जैसी प्राचीन संस्थाएं अभी भी मौजूद थीं, लेकिन उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा था। राज्य का शासन अधिक केंद्रीकृत होता गया। कर प्रणाली विकसित हुई और किसानों से बलि या फिर कर के रूप में उपज का एक हिस्सा लिया जाने लगा। स्थायी सेना का भी विकास हुआ जिससे राजा की शक्ति और मजबूत हो गई थी। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था। तो उत्तर वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह विकसित हो गई थी। समाज 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया था। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था क्योंकि वे धर्म और यज्ञों के संरक्षक माने जाते थे। क्षत्रिय शासक और योद्धा वर्ग के थे। वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार से जुड़े थे, जबकि शूद्र सेवा कार्यों तक सीमित कर दिए गए थे। इस काल में आश्रम व्यवस्था यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का भी विकास हुआ, जिससे व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों में बांटा गया। परिवार व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी और स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर हो गई थी। उन्हें धार्मिक और सामाजिक अधिकार कम प्राप्त थे। शिक्षा मुख्यतः गुरुकुलों में दी जाती थी और यह अधिकांशतः उच्च वर्णों तक ही सीमित थी। आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था, जिससे ग्राम जीवन मजबूत हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में राज्य व्यवस्था अधिक शक्तिशाली और संगठित हुई, जबकि समाज में वर्ण और आसन व्यवस्था के कारण असमानताएं बढ़ी। यह काल भारतीय सामाजिक राजनीतिक ढांचे की स्थायी रूप में स्थापित होने का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया उत्तर वैदिक काल में जो है राज्य व्यवस्था कैसी थी और जो है समाज कैसा था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, महावीर की शिक्षाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी महावीर ने कौन कौन सी शिक्षाएं थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, आत्म संयम पर विशेष बल दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी मानव जीवन को सही दिशा देने में सहायक हैं। उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य मनुष्य को दुखों से मुक्त करना और मोक्ष की ओर ले जाना था। तो सबसे पहली शिक्षा थी उनकी अहिंसा। महावीर की सबसे प्रमुख शिक्षा थी अहिंसा। उनके अनुसार किसी भी चीज, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, कीट हो,
को मन, वचन और कर्म से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा नहीं है, बल्कि बुरे विचार और कटु वचन से भी बचना है। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। इसके बाद इनकी दूसरी शिक्षा थी सत्य। महावीर ने सत्य को जीवन का अनिवार्य गुण बताया। उनके अनुसार मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए, छल कपट से दूर रहना चाहिए। सत्य का पालन करने से मन शुद्ध रहता है और आत्मा का विकास होता है। असत्य बोलना आत्मा को बंधन में डालता है। इसके बाद अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। महावीर के अनुसार बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना भी चोरी है। व्यक्ति को ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहिए और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मचर्य की शिक्षा उन्होंने दी। महावीर ने ब्रह्मचर्य पर विशेष बल दिया। इसका अर्थ है केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि विचारों और इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना है। इंद्रियों पर संयम रखने से मन शांत रहता है और आत्मिक उन्नति संभव होती है। इसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। महावीर ने कहा कि अधिक संग्रह लोभ को बढ़ाता है और आत्मा को बंधन में डालता है। सादा जीवन और सीमित आवश्यकताएं मनुष्य को संतोष देती है। इसके बाद उन्होंने कर्म और मोक्ष का सिद्धांत दिया। महावीर के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। बुरे कर्म आत्मा को बांधते हैं, जबकि अच्छे कर्म और तपस्या आत्मा को शुद्ध करते हैं। सही आचरण, ज्ञान और तप के माध्यम से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे उपसंहार लिख देंगे। महावीर की शिक्षाएं नैतिकता, करुणा और आत्म संयम पर आधारित हैं। में भी उनकी शिक्षाएं मानव समाज में शांति, सहिष्णुता और सद्भाव स्थापित करने में अत्यंत उपयोगी है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था। इसका उदय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और यह भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार 3 शासकों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के शासनकाल में हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय विस्तार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध की सत्ता अपने हाथ में ली। चंद्रगुप्त ने चाणक्य यानी कौटिल्य के मार्गदर्शन में एक शक्तिशाली सेना और कुशल प्रशासन की सहायता से साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। उन्होंने पंजाब, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को यूनानी शासकों सेल्यूकस, निकेटर से युद्ध के बाद अपने अधीन कर लिया। इस संधि के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैल गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त के समय मौर्य साम्राज्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर स्थापित हो गया था। इसके बाद आते हैं बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य को और मजबूत किया। उन्होंने दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया और दक्कन के कई क्षेत्रों को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि उन्होंने कलिंग और तमिल राज्यों जैसे चोल, चेर, पांड्य पर आक्रमण नहीं किया, फिर भी उनका साम्राज्य उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण भारत के बड़े भाग तक फैल गया था। इस समय मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका था। इसके बाद आते हैं अशोक। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम विस्तार पर पहुंचा। अशोक ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह युद्ध अत्यंत रक्त रंजित था, जिससे अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। इसके बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर धम्म और अहिंसा की नीति अपनाई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। यद्यपि अशोक ने बाद में सैन्य विजय छोड़ दी, फिर भी उनके शासन में साम्राज्य की एकता और स्थिरता बनी रही। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का विस्तार एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव रखी, बिंदुसार ने उसे सुदृढ़ किया और अशोक ने उसे चरम सीमा तक पहुंचाया। मौर्य साम्राज्य ने भारत में राजनीतिक एकता, सुशासन और सांस्कृतिक विकास की मजबूत परंपरा स्थापित की। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन की काउंटिंग गलत हो गई, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम और उन्नत नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में फली फूली, लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका धीरे धीरे पतन हो गया। इतिहासकारों ने इसके पतन के कई सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इतिहासकारों ने कुछ सिद्धांत दिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत। कई विद्वानों का मानना है कि जलवायु में बड़े बदलाव
हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण थे। इस क्षेत्र में वर्षा कम होने लगी और जलवायु शुष्क होती चली गई। नदियों का जल स्तर घट गया, जिससे जो है कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा। जब खेती कमजोर हुई तो लोगों की आजीविका संकट में आ गई और वे शहर छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाने लगे। इसके बाद नदियों के मार्ग में परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से नदियों पर निर्भर थी। माना जाता है कि सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई या फिर अपना मार्ग बदल लिया। कई प्रमुख नगर जल और उपजाऊ भूमि से वंचित हो गए। जल संकट और कृषि उत्पादन में गिरावट ने सभ्यता की नींव को और कमजोर कर दिया। इसके बाद बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बार बार आने वाली बाढ़ भी पतन का कारण बनी। सिंधु नदी में आई भीषण बाढ़ ने नगरों को नष्ट किया। लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे। इसके बाद आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत। तो पहले यह माना जाता था कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन आधुनिक शोध इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है। पुरातात्विक साक्ष्य बड़े पैमाने पर युद्ध या विनाश की पुष्टि नहीं करते हैं, इसलिए आज यह सिद्धांत कम प्रचलित है। इसके बाद आंतरिक कमजोरियां। समय के साथ साथ हड़प्पा प्रशासन और व्यापार व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। नगरों की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई, भवन निर्माण की गुणवत्ता घटने लगी और व्यापारिक संपर्क टूटने लगे। इन आंतरिक समस्याओं ने भी सभ्यता के पतन में योगदान दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि जलवायु परिवर्तन, नदियों के सूखने, प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक कमजोरियों जैसे कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से हुआ है। यह पतन अचानक नहीं बल्कि एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी। तो यहाँ पर हमने पेपर कोड BHIC 101 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।